हेलो बच्चों, मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे। आज ये इस टॉपिक का तीसरा वीडियो होगा और क्वांटम मैकेनिक्स का 5th वीडियो होगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों ने एनर्जी और वेव फंक्शंस के बारे में बात किया था कि पार्टिकल अगर किसी डीप पोटेंशियल वेल या इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल में होगा तो उसका एनर्जी किस तरीके से होगा और वेव फंक्शन क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर ये सब बातें अगर हम नोट किए रहेंगे तो बहुत आसानी होगी। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का ये लेक्चर। ठीक है, तो और जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपके यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं कंडक्ट कराते हैं सेमेस्टर सिस्टम या फिर आपके यहाँ जो एनुअल सिस्टम एग्जाम होता होगा उसमें आप रिटन एग्जाम दे सकते हैं। बट आज का जो लेक्चर है वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। इस नोट्स में जो भी हम आज प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम वीडियो के जब ये सब देख लेंगे उसके बाद हम जैम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। पहला ये कि जो यहाँ पे हमने वेव फंक्शन और एनर्जी निकाला और वहां पे हम n = 1 बोले कि लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है कि द लोएस्ट स्टेट E1 एंड psi1। E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल एंड psi1 इज द वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट लेवल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या जीरो एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी आपको अगर पूछता है तो आप क्या देंगे, ऑप्शन क्या आंसर करेंगे, फर्स्ट लेवल। फिर सेकेंड वन है आपका psi1 हैज इवन पैरिटी, psi2 हैज ऑड, मतलब इवन और ऑड के टर्म्स में होता है। पहला आपका इवन आएगा, दूसरा आपका ऑड आएगा, फिर इवन, इस तरीके से आता जाएगा। ये सब याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि psi1 जो है वो n-1 नोट्स रखता है। इसका क्या मतलब है, नोट्स का क्या मतलब है? नोट्स का ये मतलब है कि वो कितनी बार जीरो होता है। जैसे हमने वेव फंक्शन ड्रॉ किए थे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, देखिए जरा। तो हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स खींचे थे, फिर वेव फंक्शन ड्रॉ किए थे प्रीवियस वीडियोस में। तो ये जो बच्चे आज पहली बार देखे हैं वो प्लीज आप पहले के वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले आपने देखा था कि इस तरीके से वेव फंक्शंस आपको मिले थे। माफ कीजिएगा, ये नीचे से होता है ऐसे। ठीक है, मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूं, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप देखो कि एक्सेप्ट अगर मैं एंड्स पॉइंट्स की बात ना करूं तो वेव फंक्शन या वेव जो पैटर्न है वो पहले लेवल में देखिए एक बार जीरो हुआ है, यहाँ एक बार भी जीरो नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने ड्रॉ करके दिखाया था वो 2 बार जीरो होगा। तो अगर किसी लेवल का जो हम वेव फंक्शन ले लेंगे तो उसमें जो नोट्स होगा, यानी कितनी बार वो विद इन द बॉक्स जीरो पे जाएगा, उसे हम नोट्स बोलते हैं। तो ये देखो बच्चे, n-1 नोट्स क्या बता रहा है कि अगर हम दूसरे लेवल की बात करेंगे तो उसमें n-1 यानी 1 नोट्स होगा। इसी तरीके से तीसरे लेवल में बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास 2 नोट्स होगा, इस तरीके से। लेकिन यहां पर एंड पॉइंट्स को क्या किया गया, कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में एंड पॉइंट्स मतलब एंड पॉइंट्स को भी कंसीडर करने को बोलेगा तो आप इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करेंगे, तब आपके किसी लेवल में n+1 नोट्स होंगे। जैसे अगर पहले लेवल की बात करें तो n = 1 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नोट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे नोट्स कितने हो जाएंगे, लेवल 2 है तो एक ये 3 आपके पास नोट्स हो जाएंगे। तो ये इस बात का आपको याद रखना। जनरली नोट्स को काउंट नहीं किया जाता। अगर आपसे नोट्स के बारे में नहीं बात कर रहा है तो आप ये आंसर करेंगे। अगर वो कह रहा है कि नोट्स भी काउंट, एंड पॉइंट्स भी काउंट करिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। कुछ बच्चे अभी यहाँ पे जो ऐसे बच्चे होंगे जो लीनियर अलजेब्रा के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा समझिए कि इसका अगर आप पढ़े हों या पढ़ेंगे तो आगे एक आप पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी वेक्टर्स का क्या करिए, इनर प्रोडक्ट करिए, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का वेक्टर प्रोडक्ट 0 आता है। तो एक तरीके का ये वेक्टर प्रोडक्ट ही है, इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। तो psi-m यानी किसी स्टेट 1 2 3 4 किसी स्टेट का मल्टीप्लाई sin n* x, मतलब कि दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ कर रहे हैं इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे -∞ to ∞ हम लोग रख दे रहे हैं।
इसका वैल्यू आता है क्रॉनिकल डेल्टा। ये आपका सिंबल है क्रॉनिकल डेल्टा का, ये एक स्पेसिफिक सिंबल है जो क्या देता है, ये आपको वैल्यू देगा जब आपका m इज इक्वल टू n हो जाएगा, यानी आपकी स्टेट जो फंक्शन होगी वो सेम स्टेट की होगी, तो आपको ये 1 देगा, अदरवाइज ये 0 देगा। इस कंडीशन को हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम लोग समझ गए। अब हम इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं आगे आपको प्रोवाइड कराता हूं। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं। तो बच्चे अब ये आप अपने स्लाइड पे बोर्ड पे देख सकते हैं, कुछ मैंने और इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो जैसे आपने क्या किया कि वेव फंक्शन फाइंड कर लिया। यहाँ पे जब हमने प्रीवियस प्रोसीजर किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया, टाइम इंडिपेंडेंट तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल बॉक्स में वेव फंक्शन फाइंड किया। तो ये किसी टाइम हो सकता है। अगर आप वेव फंक्शन को किसी अनदर टाइम टीम पर लिखना चाहें तब आपके लिए क्या करना होगा, तो क्या आपको फिर से वही प्रोसीजर करना होगा? नहीं, यहाँ पे एक ट्रिक प्रोवाइड किया गया है, एक टेक्निक प्रोवाइड किया है जिसे हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स का नाम देते हैं। तो स्टेशनरी स्टेट्स में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका कोई फंक्शन है x और ये एट टाइम t, तो यहाँ पे एक ये कांस्टेंट cn है। cn आप ऐसे समझे कि आप सबसे पहले जानना होगा कि वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को क्या किया जाता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, एक आप वेक्टर स्पेस क्या होता है कि दो स्पेस का मिक्सअप होता है। एक आपका ऑन द फंक्शन, मतलब बोलते हैं कि एक का एक के ऊपर, तो एक रियल और वेक्टर स्पेस का हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा x1, अल्फा x2, अल्फा 2x2, अल्फा 3x3। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से ये हमारा रियल कांस्टेंट है। ओके, अंडर रूट 2/L आपका साइन n पाई x, ये तो आपको पता है। यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, यही स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब खासियत है कि इसमें e⁻⁻i आपने ये देखना है कि ये अभी मैंने यहाँ पे n² π² h² अपॉन 2ml² लिखा है ब्रैकेट में, अगर शाइन कर रहा हो तो समझिए क्या लिखा है मैंने, n² π² h² 2ml² इंटू t। तो जब भी आपको किसी सिस्टम का स्टेशनरी स्टेट लिखना हो तो आप क्या करेंगे, उसका वेव फंक्शन लिखेंगे, आप उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन फाइंड करेंगे, जैसा अभी हम लोगों ने किया इसके लिए, और उसके बाद e⁻ करके -i करके एनर्जी इंटू टाइम कर देंगे। तो ये स्टेशनरी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है कि वेव फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो मैंने किसी एक एलिमेंट को क्या कर दिया, बाकी एलिमेंट के वेक्टर स्पेस के बाकी एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। जैसे साई x, 0, देखिए अब यहाँ पे 0 है, टाइम का हमने क्या किया, पार्ट रिमूव कर दिया, तो मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये क्या देगा, c1 साई1, c2 साई2, सो ऑन, इस तरीके से n तक चला जाएगा। Cn फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए हम स्टेट्स 0 का मतलब कि जो स्टेट्स 0 इस स्टेट के साथ आपका Cn है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Cn लिखेंगे, Cn इज इक्वल टू अंडर रूट 2/L इंटीग्रेशन 0 to L, क्योंकि बॉक्स की लेंथ आपने इसे डिफाइन किया है, साइन n पाई x अपॉन L। आप जिस स्टेट की बात करोगे वहीं आप पुट करोगे dx। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे आपको पता है कि यहाँ साई x0 क्या होने वाला, क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट स्टेट बोल देंगे तो फर्स्ट स्टेट का वेव फंक्शन हम लोग लिखे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये तो बात पोटेंशियल बॉक्स की होगी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई और सिस्टम आपके पास है तो कैसे करेंगे, तो इन जनरल आपके पास जो फॉर्मूला है Cn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट यहाँ मैंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे आप सिस्टम के अकॉर्डिंग लिमिट लगा सकते हैं। जैसा आपका सिस्टम है, जैसे यहाँ पे 0 to L है, वैसे आपके अलग अलग सिस्टम अलग अलग लिमिट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो साई n स्टार यानी आप उसी सिस्टम का जनरल वेव फंक्शन, जैसे यहाँ पे हमने ये लिया, इनटू fx, जिस स्टेट के लिए आप बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे साई x0 की बात की गई थी dx। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात रहा। अभी हम और आगे चलते हैं, इसको मैं रिमूव करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं रिमूव करके नेक्स्ट लिखूंगा।
अब बच्चों हम लोग ये फाइंड करेंगे कि पार्टिकल जब अलग अलग एनर्जी लेवल्स में है तो उन एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस कितना होगा। तो ये हम लोगों ने किया भी है कि पहला अगर एनर्जी लेवल ई ले लें तो दूसरा क्या हो जाता है 4E1 हो जाता है, नेक्स्ट आपका 9E1, इस तरीके से आपको एनर्जी लेवल्स मिलते जाते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लें। En हमने क्या किया, दो एनर्जी लेवल लिए, एक En लिया और एक En-1। अब एनर्जी लेवल का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख रखा है, क्या होगा n² π² h² अपॉन 2ml²। ये आपका nth एनर्जी लेवल होगा, nth एनर्जी लेवल का एनर्जी। और n-1 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जहां पे n लिखा है वहां पे n-1 लिखेंगे, π² h² अपॉन 2ml², है ना। अब जो कॉमन है उसको एक तरफ कर लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में जो बच जाएगा। तो देखिए ये टर्म आपका पूरा पूरा कॉमन है, इसमें कॉमन ले लेंगे, आपके ब्रैकेट में क्या बचेगा n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर इंटू π² h² अपॉन 2ml²। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपका n² है, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, जो चीजें कट जाएगी देखते हैं, -n² माइनस 2n प्लस हो जाएगा ये 1। सिंपल, a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया गया है, ये आपका माइनस होना जाएगा। तो अब ध्यान से देखें, n² से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n-1। तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा किसी भी एनर्जी लेवल, कंजर्वेटिव एनर्जी लेवल्स में, वो आपका होगा 2n-1 π² h² अपॉन 2ml²। जैसे आप जानना चाहते हो कि फिफ्थ और सिक्स्थ एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, आप इसे नोट करिए, फिर मैं मोमेंटम पे चलता हूं। अब बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। जब किसी पार्टिकल को हम डीप पोटेंशियल वेल में छोड़ देते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो आपने एनर्जी निकाला और टोटल एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि E = p²/2m। तो यहां मैं n लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो p² कितना आ जाएगा 2m आएगा ना। अब En आपने फाइंड किया हुआ है, वैल्यू पुट कर दें, तो 2m n² π² h² अपॉन 2ml²। तो आप देख सकते हैं कि 2m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर देखिए p² है तो अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस n πh अपॉन l। तो प्लस माइनस क्यों भाई, क्योंकि अगर आपने सपोज कर लिया कि पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका पॉजिटिव मोमेंटम, और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव मोमेंटम होगा। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी बताया कि साई स्टार साई का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ आपका वेव फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें किसी nth लेवल में, तो वेव फंक्शन क्या है sin n πx √sin n πx अपॉन l √2/l sin n πx अपॉन l। ये हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है। अब इसका यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ये रियल वेव फंक्शन है तो इस वजह से ये सेम मिलेगा। तो अगर हम इसका क्या करें, साई स्टार साई दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 2/l मिलेगा और ये sin² n πx अपॉन l। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी पार्टिकल की। यानी पार्टिकल को अगर आपको ये करना है, फाइंड करना है कि कहाँ पे ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप इस वेव फंक्शन का यूज करके मोस्ट प्रोबेबल वेव फंक्शन करके निकाल सकते हैं। तो आप इसे लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कभी कभी इसकी स्केचिंग की बात की जाती है कि अलग अलग लेवल्स में किस तरीके से इसका स्केच होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूं। देखिए ये सेम है आपके वेव फंक्शन जैसा होगा, लेकिन आपका जो वेव फंक्शन क्या हो रहा था, प्लस माइनस दोनों कुछ इस तरीके से पहले स्टेट में, सेकंड स्टेट में ऐसा चल रहा था ना। अब ये ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर होने के कारण जो पार्ट नीचे जा रहा था वो पार्ट भी क्या होने लगेगा, ऊपर होने लगेगा, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो। इस वजह से इसका जो ड्रॉइंग होगी, मतलब एनर्जी
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वो कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, इसको आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल नोट कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर हो जाना चाहिए। देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे हम जानना चाहते हैं कि हम पार्टिकल को कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पार्टिकल को डीप पोटेंशियल वेल में डाल देते हैं तो उसकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन यानी कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी या कहाँ मिल सकता है, उसी को हम लोग एक्सपेक्टेशन बोलेंगे। और ये कैसे डिफाइन होता है, लिखा ऐसे जाता है कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन, यानी पार्टिकल की पोजीशन का क्या एक्सपेक्टेशन होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, साई स्टार एक्स, ये मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स है, इनटू साई। ओके, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख दे रहा हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये आपको निकालने के लिए है एक्सपेक्टेशन, ये आपके 1 डायमेंशन के लिए है। अगर आपका 3 डायमेंशन होगा तो यहाँ पे डी टाउ लिख दिया जाता है इस तरीके से। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग ये करें कि आप पार्टिकल के पहले स्टेट में एक्सपेक्टेशन क्या होगा, पार्टिकल के दूसरे एनर्जी लेवल यानी दूसरे एनर्जी लेवल में क्या एक्सपेक्टेशन होगा पोजीशन की, तीसरे लेवल में क्या पोजीशन का एक्सपेक्टेशन होगा, इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे और उसी से एन की वैल्यू देखेंगे, 1 2 रख के फाइंड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह जो भी रखेंगे हम उसी का क्या करेंगे, मोमेंटम फाइंड एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे P लिखते हैं यानी मोमेंटम लिखते हैं तो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। H हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको जिस चीज का एक्सपेक्टेशन निकालना है, आप वेव फंक्शन एज इट इज जो भी सिस्टम है वही रख के और यहाँ पे उसका जो भी आपको निकालना है एक्स, पी, एच, वॉट एवर जो भी। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन जनरल एक्सपेक्टेशन आपके पोटेंशियल बॉक्स में 0 आता है जब आप उसका x निकालते हैं, ठीक है, यानी ये आपका 0 आएगा। लेकिन जब आप एक्स स्क्वायर का निकालते हैं तो ये क्या मिलता है आपको, कुछ ये वैल्यू मिलता है जो आपके सामने लिखा है L³/3 - L²/2 n² पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे n = 1 2 3 4 करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से मोमेंटम का जो एवरेज आता है, एक्सपेक्टेशन आता है वो 0 आता है, लेकिन p² यानी मोमेंटम का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन n² पाई स्क्वायर h²/L² आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नई क्वांटिटी डिफाइन होती है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये डेल्टा एक्स वेरिएंस है आपका पोजीशन में। तो ये ब्रैकेट में कैसे डिफाइन किया जाता है, √x² का एक्सपेक्टेशन माइनस x का स्क्वायर करके। मतलब याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। पहले आप जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तब उसका आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो आप ये निकालेंगे। लेकिन आप उसका डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन निकाल के स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा। तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसका रिजल्ट रख दिया है। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, और जिनको इंटरेस्ट है अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं इसका वीडियो भी बना के आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये P के लिए आ गया। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आप वेरिएंस है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यूज करते हैं। तो अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन मोमेंटम। मतलब कि अगर हम लोग क्या करेंगे, हम ये जानना चाहें कि कितना अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट ऑफ एक्स और मेजरमेंट ऑफ पी में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चे आज की लिए इतना ही। हम अगले एक वीडियो सेशन हम और तैयार करेंगे जिसमें हम लोग सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। ये तो जो हम प्रीवियस कंडीशन लिए थे ये एसिमेट्रिक बॉक्स था, इसको अभी हम नेक्स्ट सेशन में ही समझाएंगे कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम उसके वेव फंक्शन को निकालेंगे, लेकिन शॉर्ट तरीके से, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चैनल आपके लिए बनाया है मैंने, जो हमारे बच्चे पहले मुझसे पढ़ा करते थे और आज वो
परेशान हैं कि कोविड-19 में कैसे पढ़ें, तो उनके लिए ये मैंने चैनल बनाया है। तो प्लीज बच्चों, अगर आपके पास मेरा चैनल पहुंच रहा है और मेरी वीडियोस पहुंच रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें ताकि ये उनके पास पहुंचे जिनकी स्टडी अभी करना बड़ा मुश्किल है। खासकर ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं कम मिलेगा जो इस टाइप का अप्रोच दिखाए। कारण ये कि लोग कंपटीशन में फोकस कर रहे हैं। मैंने देखा सभी लोग आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और सारे टाइप की स्टडीज आपको मटेरियल मिल जाएंगी, बट आपको बीएससी में एग्जाम में लिखने के लिए मटेरियल जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय मिश्रा एजुकेशन में। इस वजह से आप चाहें तो पूरा वीडियो अच्छे से करके नोट करें और आप जाके एग्जाम में लिखें। आप देखिए 100% मार्क्स गेन करेंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में थोड़ा स्लाइटली कोर्स का डिफरेंस होता है। कोई चीज फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, वही दूसरे यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। बट आपका जिस ईयर में है, आप सिलेबस देख के आप इसको पढ़िए और जो आपको लगता है कि नहीं मेरे में सिलेबस में ये है, आप अगर मेरे को मैसेज करेंगे, मेरे को रिक्वेस्ट क्या आप मुझे बताएंगे कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको कमेंट में भी बताएं। ये आपका चैनल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।